चलिए दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में देखेंगे रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले जे थॉमसन ने अपना पुडिंग मॉडल दिया। जब वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशंस आई तो उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एक प्रूफ किया और उसके बाद उसने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम बताया हमें। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में कि वो मॉडल है क्या है। सबसे पहले तो रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के मेन पॉइंट्स से शुरुआत करते हैं। ही परफॉर्म्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बाय यूजिंग थिन गोल्ड फॉयल। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में थिन गोल्ड फॉयल का यूज़ करा। उसने किया क्या? ही अलाउड द अल्फा रेज फ्रॉम अ सोर्स ऑफ अल्फा रेज to fall on a gold foil and observed following observations। उसने अल्फ़ा रेज को एक सोर्स में से पास करवाया गोल्ड फॉयल के ऊपर और उसने ये हमारे पास फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो देखी। उसने क्या देखा कि फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा रेज जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं पासिस थ्रू द गोल्ड फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। कहते जो कुछ अल्फ़ा रेज थी, सपोज ये हमारे पास हैं अल्फ़ा रेज, कहते काफ़ी अल्फ़ा रेज जो थी वो बिना डिफ्लेक्ट गोल्ड फॉयल से, दिस इज ये हमारे पास पूरी है गोल्ड फॉयल। उसने देखा कि जो काफ़ी रेज थी वो अनडिफ्लेक्टेडली बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो गई, जो कि हैं ये रेज जो सीधी पास कर रही हैं बिना किसी डिफ्लेक्शन के, अनडिफ्लेक्टेडली। ठीक। और सेकंड पॉइंट, सम अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल्स। कहते कुछ अल्फा रेज थी जो थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, जो कि ये रेज हैं, जो ये रेज जा रही हैं और ये। ठीक। रेज, अल्फा रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स। ठीक। थर्ड पॉइंट, अ फ्यू अल्फा रेज गेट डिफ्लेक्टेड एट लार्ज एंगल। उनमें से कुछ अल्फा रेज थी जो ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, वो ये वाली रेज हैं, ये जा रही है, ये वाली जो रेज हैं लार्ज एंगल से डिफ्लेक्शन जो हुई है ये वो रेज हैं। ठीक। फोर्थ पॉइंट, अ वेरी फ्यू 1 out of 10,000 to 20,000 रेज रिट्रेस बैक देयर पाथ। कहते बहुत कम रेज, 10,000 से 20,000 में से कोई एक रे जो कि बिल्कुल हमारे पास जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ से वापस आ रही है, ये वाली रे। ठीक। दिस इज द रे जो हमारे पास रिट्रेस बैक हो रही है अपने उसी पाथ पे जिस पाथ से वो फॉलो कर रही है। ठीक। ये था हमारा रदरफोर्ड अल्फा रेज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। उसने जब गोल्ड फॉयल के ऊपर अल्फा रेज पास करवाई तो उसने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। तो इसके बाद इससे निकाले गए कंक्लूजन्स। कहते अब ये जो ऐसा हो रहा है वो ऐसे हो क्यों रहा है। फर्स्ट पॉइंट, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज passes एज सच विदाउट एनी डिफ्लेक्शन एज मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। हमने यहाँ पे बोला था कि हमारे पास जो काफ़ी रेज हैं वो अनडिफ्लेक्ट बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो रही हैं, सीधा पास कर रही हैं गोल्ड फॉयल में से। उसका रीज़न ये आया कि हमारे एटम के अंदर बहुत सारी स्पेस ऐसी है जो एम्प्टी है, जो खाली है, जिसकी वजह से वो कोई भी डिफ्लेक्शन फेस ही नहीं कर रही हमारी अल्फ़ा रेज। ठीक। सेकेंड पॉइंट, some of the alpha rays get deflected to small angles as they pass near to the heavy positive charge center of the atom। कहते कुछ अल्फा रेज जो थी वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, ये वाली रेज। ठीक। इसका रीज़न उसने क्या दिया? कहते ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो अल्फा रेज थी वो हमारे पास पॉजिटिवली, ये हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। ठीक। कहते हैं जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन हुई थी वो इस वजह से हुई क्योंकि जो हमारी अल्फ़ा रेज हैं इसके इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के नज़दीक आई थी। ये देखो ये रेज इसके नज़दीक आई, इसलिए स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई। ठीक। थर्ड पॉइंट, अ फ्यू रेज डिफ्लेक्टेड थ्रू लार्ज एंगल एज दे कम वेरी क्लोज टू द पॉजिटिवली चार्ज सेंटर। कुछ रेज जो कि लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई, ये वाली रेज
जो रेज लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुई उसका रीज़न ये था कि जो अल्फ़ा रेज हैं उस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी, जिस वजह से उनके ज़्यादा एंगल की डिफ्लेक्शन हुई। थोड़े एंगल की डिफ्लेक्शन इसलिए हुई क्योंकि वो उसके थोड़ा नज़दीक आई थी पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के। ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्शन इस वजह से हुई क्योंकि उस पॉजिटिवली चार्ज के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गई थी वो अल्फ़ा रेज, इस वजह से ज़्यादा एंगल की डिफ्लेक्शन आई। ठीक। और फोर्थ पॉइंट, a very few rays retrace back their path as they have head-on collision with the small positively charged center of the atom in a gold foil। कहते हमने बोला कि बहुत, ये हमने बोला था 10,000 से 20,000 रेज में से कोई एक रे होगी जो रीट्रेस करेगी अपने पाथ को। इसका रीज़न उसने ये बताया, कहते कि जो रेज बिल्कुल रीट्रेस करी है उसका कारण है कि वो अल्फ़ा रेज बिल्कुल इस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के हेड ऑन कोलाइड करी है, मतलब बिल्कुल हेड पे उसके कोलाइड करी है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल रीट्रेस कर गई अपना पाथ बैक। ठीक। तो ये थी कंक्लूजन्स हमारे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के। तो इसके बाद हम देखते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। सो ये है हमारा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, या हम इसको बोल सकते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। ठीक। सो इसके हम देखेंगे मेन पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है, एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, एक न्यूक्लियस, एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। इसके मेन पॉइंट्स में उसने क्या बोला, कहते कि जो एटम है हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होएगा हमारे पास न्यूक्लियस और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस, जैसे कि ये। ठीक। ये तो हो गया हमारे पास न्यूक्लियस जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और ये होगी हमारे पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस। ठीक। सेकेंड पॉइंट, whole positive charge of an atom get concentrated in the center of the atom called nucleus। कहते किसी एटम का जो सारा पॉजिटिव चार्ज होएगा वो उस एटम के बिल्कुल सेंटर में इकट्ठा हुआ होएगा, जिसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। हम इस चीज़ को बोल रहे हैं जहाँ पे सारा पॉजिटिवली चार्ज इकट्ठा है कि वो है हमारे पास उस एटम का न्यूक्लियस। ठीक। थर्ड पॉइंट, electrons present in an atom revolve around the nucleus in the extra nuclear space। कहते जो किसी एटम के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो उस न्यूक्लियस के आसपास ही रिवॉल्व करेंगे उस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस के अंदर, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहाँ पे रिवॉल्व करेंगे इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में। ठीक। एक एटम के अंदर। फोर्थ पॉइंट, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ एटम। क्लियरली हमें इस डायग्राम में दिख ही रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो पूरे एटम के साइज से काफ़ी छोटा होएगा। एक्चुअल में ना जो हमारे पास एटम का साइज होता है, जो हमारे पास साइज ऑफ एटम होता है वो नियर अबाउट 10⁻⁻10 मीटर होता है, और हमारे पास जो न्यूक्लियस का साइज होता है वो 10⁻⁻15 मीटर होता है। ये होता है न्यूक्लियस का साइज। ठीक। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो एटम के साइज से छोटा होएगा। ठीक। फिफ्थ पॉइंट, the motion of electrons around the nucleus is planetary motion and the number of protons and electrons are equal in an atom। कहते जो इलेक्ट्रॉन्स की रिवॉल्व हो रहे होंगे न्यूक्लियस के अराउंड वो एक प्लानिटरी मोशन होएगा। प्लानिटरी मोशन मतलब जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, उसी वे में हमारे पास एक न्यूक्लियस, एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के आसपास जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। ठीक। सिक्स्थ पॉइंट, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इज काउंटर बैलेंस्ड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस। जैसे कि हमें पता है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व कर रहे हैं एक न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में। अब जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस की सराउंड में तो उन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी जो इलेक्ट्रॉन्स को आउटवर्ड साइड में पुश करेगी। ठीक। पर हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज्ड है और न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं,
और वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इलेक्ट्रॉन्स की होगी, मतलब जो फोर्स इलेक्ट्रॉन्स को बाहर को पुश कर रही है, वो बैलेंस होगी बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन्स की है उसको बैलेंस करेगी, क्योंकि ये फोर्स यहाँ पे इनके बीच में आएगी और इलेक्ट्रॉन्स को आउटवर्ड जाने से वो रोक के रखेगी। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएगी। 7th पॉइंट, द इलेक्ट्रॉन्स मे लॉस और गेन द एनर्जी इन द कॉन्टिन्यूस वे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे, वैसे वैसे उनकी जो एनर्जी है लूज और गेन साथ साथ कॉन्टिन्यूस वे में होती रहेगी। एटम अपनी एनर्जी लूज भी करता रहेगा और गेन भी करता रहेगा। ठीक, ये थे मेन पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इसी के साथ ही हमारे पास इस मॉडल के बाद भी हमारे पास कुछ लिमिटेशंस रही। चलिए देखते हैं वो कौन सी लिमिटेशंस है। सो फर्स्ट लिमिटेशन है इसकी, if the electron while revolving around the nucleus lose its energy continuously, it will come closer and closer to the nucleus and ultimately fall into the nucleus, and that will destroy the atom. So the Rutherford model could not explain the stability of the atom. कहते हैं इसकी लिमिटेशन ये थी कि जो रदरफोर्ड मॉडल था उसने स्टेबिलिटी, एटम की स्टेबिलिटी नहीं एक्सप्लेन की थी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक, कहते हैं अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते करते अपनी एनर्जी लूज़ करते गए और अगर एनर्जी लूज़ होती गई तो पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट होते जाएंगे, तो अल्टीमेटली जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा। ठीक, और उसने यही बोला कि वाइल रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के दौरान आसपास घूमते, इट लूजेज इट्स एनर्जी कॉन्टीन्यूसली, इट विल कम क्लोजर एंड क्लोजर टू न्यूक्लियस, अल्टीमेटली वो न्यूक्लियस के नज़दीक आएगा एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ही चला जाएगा। दैट विल डिस्ट्रॉय द एटम, जिसकी वजह से हमारा एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मतलब वो एटम हमारा स्टेबल नहीं होएगा। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था उसने एटम की स्टेबिलिटी हमें एक्सप्लेन नहीं करी, एक इसका ये पॉइंट। दूसरा, दिस मॉडल ऑल्सो कुड नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इस मॉडल ने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को भी एक्सप्लेन नहीं करा। लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन था कि जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है उसमें हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो एक्साइट होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो पहले एक्साइट होते हैं बाय अब्जॉर्बिंग द एनर्जी, एंड आफ्टर द एक्साइटेशन वो अपनी ग्राउंड स्टेट लेवल पे वापस आते हैं। ठीक, ये चीज़ जो थी वो हमें रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्यों होता है। फर्दर हमें ये चीज़ लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन बोहर ने एक्सप्लेन करी थी, जो कि हम अपनी अगली वीडियोस में आगे देखेंगे। पर ये जो थी लिमिटेशन, ये दोनों लिमिटेशन, एक स्टेबिलिटी ऑफ एटम और एक लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों पॉइंट्स को रदरफोर्ड मॉडल हमें एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक, सो आज की इस वीडियो में हमने देखा रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।